नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान में दिवाली से पहले 1.5 लाख संविदा कर्मचारी होंगे नियमित, शिक्षा राज्य मंत्री ने दिए संकेत। जिले में कोरोना संक्रमण की गति को रोकने के लिए एवं संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला स्तरीय वॉर रूम बनाया गया। भोपालगढ़ पंचायत समिति के पंच सरपंच के चुनाव 3 अक्टूबर को होंगे। और अब खबरें विस्तार से। देश की अशोक गहलोत सरकार विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों को दिवाली से पहले नियमित करने का तोहफा दे सकती है। संविदा कर्मियों की समस्याओं के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी की आखिरी बैठक के बाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसके संकेत दिए हैं। डोटासरा ने कहा कि सभी विभागों के आंकड़े जुटा लिए गए हैं। संविदा कर्मियों को नियमित करने का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। नियमित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की भी पालना की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद में संविदा कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था। उसके बाद में कैबिनेट सब कमेटी की लगातार मैराथन मीटिंग जारी रही। कमेटी की 8वीं बैठक के बाद में आज अपना कामकाज पूरा कर लिया है। कैबिनेट सब कमेटी के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, खेल मंत्री अशोक चांदना और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बतौर सदस्य शामिल है। और अब खबर जोधपुर के बिराई से, जहां पे ग्राम पंचायत बिराई से मुन्ना राम सारण सरपंच बनने पर उनके घर पे बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सारण के आवास पर उनके परिवारजन, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, गांव के वरिष्ठ नागरिक, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि सहित उनके शुभचिंतक उनके आवास पर पहुंचकर सरपंच बनने पर बधाई दे रहे हैं तथा फूल माला पहनाकर, साफा पहनाकर तथा गुलाल लगाकर उनका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। सरपंच सारण ने कहा कि गांव वालों ने मतों के साथ में स्नेह की झोली भी भर दी है, जिससे कि वह शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं। फिर ग्रामवासियों का तथा शुभचिंतकों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मीडिया के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को सरपंच पद की कुर्सी संभालेंगे। और अब खबर जोधपुर के ओसिया से, जहां पे उपखंड के ग्राम पंचायत नेवरा मोड़ पर वर्षों के बाद में सरपंच पद पर महिला सीट के लिए आरक्षित होने पर इस बार के सरपंच चुनाव में शहीद ग्रेनेडियर गोरख राम की पत्नी वीरांगना श्रीमती आशा देवी अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। गौरतलब है कि शहीद गोरख राम जाकर ने भारत पाक युद्ध में 1971 में देश सेवा करते हुए अपना स्वैच्छिक बलिदान दिया था। शहीद के मरणोपरांत तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने वीरांगना आशी देवी को दिल्ली बुलाकर सेना को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार वीर चक्र से सम्मानित किया था। इससे पहले वीरांगना के पुत्र नवला राम जाकर 2 बार सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व वार्ड पंच रह चुके हैं। वीरांगना ने अपने चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए गांव के बड़े बुजुर्ग, सैनिक परिवार, महिलाओं व युवाओं ने खुशी की जाहिर की और कहा कि एक शहीद की वीरांगना अपने गांव के सरपंच का चुनाव लड़े, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। तो वहीं अब खबर जोधपुर के बिड़ाला से निकटवर्ती ग्राम खारिया से, जहां पे आनावास हरित राजस्थान अभियान के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालय खारिया आनावास में हर्बल पार्क की स्थापना एक अनूठी पहल है। शिक्षकों व भामाशाहों के सहयोग से राजकीय विद्यालय में खेल मैदान में 111 पौधा को रोपित कर हर्बल उद्यान की स्थापना की गई। मंगलाराम बिड़ासरा के सहयोग से उपलब्ध करवाए गए पौधों के रोपण हेतु राजू राम चौधरी ने भूमि समतलीकरण का कार्य कर जमीन विकसित की, जिसमें विभिन्न प्रकार की औषधीय पौधा का रोपण किया गया। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्रवणदान शून्य ने बताया कि इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रधानाध्यापक प्रकाश देवासी की प्रेरणा से भामाशाहों ने भरपूर सहयोग देकर इस अनूठी पहल को अंजाम तक पहुंचाया है। और अब खबर बाड़मेर जिले के निकटवर्ती दाता ग्राम में श्री पाबूजी राठौर गौशाला में पूर्णिमा के दिन गौभक्तों ने 1 ट्रक सूखा चारा व 2 गाड़ी पिकअप ट्रॉला हरा चारा व गुड़ गौमाता को खिलाकर दान पुण्य का कार्य किया, जिसमें गौशाला संचालक महाराज दीन दयालपुरी ने बताया कि
पूर्णिमा के दिन लेखराज खत्री राजेंद्र ढाका ने एक ट्रक सूखा चारा व हरिओम गौशाला ग्रुप की तरफ से एक ट्रॉला हरा चारा व एक पिकअप बाड़मेर से गौभक्त मित्र मंडली द्वारा दान की गई। इस अवसर पर रामेश्वर लाल ने बताया कि वर्तमान में भी गौ सेवकों ने वैश्विक महामारी में भी अपने नियमित कर्म में गौ सेवा को सर्वप्रिय मानकर संयोग के लिए सदैव तत्पर रहे हैं एवं सनातन धर्म में ऋषियों व मुनियों के जीवन जीने के भी नियम दिए गए हैं, जिसमें बच्चों के विकास हेतु गौ के पंचगव्यों का नियमित सेवन करने से शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास होता है। और अब खबर झुंझुनू जिले से, जहां पे जिले में कोरोना संक्रमण की गति को रोकने के लिए एवं संक्रमण की रोकथाम के लिए बीडी के अस्पताल में जिला स्तरीय वॉर रूम बनाया गया है। कलेक्टर यूडी खान ने एडीएम राजेंद्र अग्रवाल को अध्यक्ष एवं झुंझुनू एसडीएम की सह अध्यक्षता में जिला स्तरीय हेल्प डेस्क एवं वॉर रूम में जिला मुख्यालय के बीडी के अस्पताल में कमरा नंबर 1 में स्थापित किया गया है। वॉर रूम में सीएमएचओ एवं पीएमओ संपूर्ण समन्वय में काम करेंगे। इसके लिए मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। एडीएम राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस वॉर रूम के माध्यम से यहाँ पे प्राप्त होने वाले क्षेत्रवार परिवेदनाओं शिकायतों के निस्तारण के लिए 3 डॉक्टर्स को वहां का प्रभारी नियुक्त किया गया है। यहाँ वॉर रूम में 3 पारियों में से 24 घंटे कार्यरत रहेंगे, होम आइसोलेशन में भी रह सकेंगे। साथ ही कोविड-19 के मरीज, उनके परिजन को किसी भी चिकित्सक सलाह, दवा के लिए लक्षण वाले मरीज, उनके परिजन किसी भी कोविड डेडिकेट अस्पताल में उपचार व भर्ती के लिए राज्य स्तरीय वॉर रूम के नंबर 181 पर कॉल कर सकेंगे। उस स्थिति में मरीज, उनके परिजन से तुरंत संपर्क कर समस्या का निवारण करवाया जाएगा। वॉर रूम में कोविड मरीजों को उनकी स्थिति के अनुरूप ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर युक्त बेड उपलब्ध करवाने सहित अन्य आवश्यकता अनुसार कार्य किए जाएंगे। निर्देशों की पालना में झुंझुनू जिले के जो जिला अस्पताल है भगवान दास खेतान, उसमें एक वॉर रूम और हेल्प डेस्क स्थापित की गई है, जिसका नोडल एडीएम को बनाया गया है। और इसके साथ 8-8 घंटे में की जो ड्यूटियाँ हैं उसमें एक जिला स्तर के अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है। इस वॉर रूम का उद्देश्य ये है कि जो भी कोरोना से संक्रमित लोग आते हैं और उन संक्रमित लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं कि उनको बेड मिल जाए, टाइम पर ऑक्सीजन मिल जाए, वेंटिलेटर मिल जाए, जैसे भी जिसको आवश्यकता हो। उसके अलावा जो होम आइसोलेशन में है उनके लिए कोई रेफरल व्यवस्थाएं हैं, उसमें कोई कमी हो रही हो, या जहाँ भी कोविड केयर सेंटर है उसमें कोई बेड की समस्या आ रही हो, उसके लिए ये वॉर रूम की स्थापना की गई है। और आज अखबार में भी एडीएम मेरा जो नंबर है, मोबाइल नंबर, वो हमने प्रकाशित कर दिया है। तो जिस किसी को भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो कि वो संक्रमित हो चुका है, वो भर्ती होने लायक है, किस जगह भर्ती उसको होना है, किस जगह बेड खाली है, उस सब की जो है सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 181 जो टोल फ्री नंबर है वो भी, उसकी सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। वहाँ भी शिकायत करके और अपनी जो समस्या है उसको दर्ज करवा सकते हैं, जिसका समाधान जो यहाँ वॉर रूम जो खुला हुआ है उसके माध्यम से उसका समाधान करवाएंगे। और अब खबर श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से, जहां पे नगर पालिका में वर्षों से बस स्टैंड के पास में टैक्सी स्टैंड के लिए जगह थी, जिसे गत दिनों प्रशासन द्वारा खाली करवा दिया गया, जिसका विरोध टैक्सी चालक कर रहे हैं। उसी विरोध के फलस्वरूप उन्होंने बुधवार को एसडीएम के व अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। टैक्सी चालकों के द्वारा मांग की गई है कि पूर्व आवंटन जगह पर ही टैक्सी स्टैंड को पुनः स्थापित किया जाए। टैक्सी चालकों का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों की मांग पर गैरकानूनी तरीके से बिना कोई उचित विकल्प उपलब्ध करवाए प्रशासन ने टैक्सी स्टैंड को हटा दिया, जिसके कारण सैकड़ों टैक्सी चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। टैक्सी चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले ड्राइवरों के प्रधान हनुमान बिश्नोई और सचिव राजू भार्गव ने बताया कि स्टैंड के पास में ही मैरिज प्लेस है और असामाजिक तत्वों की मंशा है कि इस जगह को शादी समारोह में आने वाले वाहनों की पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाए और बाकी की बची भूमि पर अवैध रूप से लकड़ी व लोहे के खोखे आदि बनाकर दुकानें खुलवाई जाए। एसडीएम व नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को टैक्सी चालकों ने ज्ञापन सौंपकर मांग रखी है कि उक्त जगह पर टैक्सी स्टैंड को पुनः स्थापित किया जाए, जिससे कि टैक्सी चालक अपने परिवार का पेट पाल सके। यहाँ पर हमारा स्टैंड है और वहीं रहने दिया जाए। जब तक हमारा स्थायी टैक्सी स्टैंड नहीं बनता है, तब तक हमारे ड्राइवर साथियों को यहीं पर अपनी रोजी रोटी कमानी दी जाए।
और अब खबर जयपुर के निकटवर्ती पावटा से, जहां पे यूपी में हाथरस में दलित समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के बाद जीभ काटने, रीढ़ की हड्डी तोड़ने, हत्या कर देने जैसे जघन्य घटनाक्रम को लेकर पावटा क्षेत्र की जनता में भी भारी रोष व्याप्त है। एक और जहां लोग घटनाक्रम के आरोपियों की शीघ्र से शीघ्र फांसी देने की मांग कर रहे हैं, वहीं यूपी की योगी सरकार द्वारा आधी रात को पीड़िता का शव जला देने समेत अन्य लापरवाहों को लेकर भी आक्रोश का माहौल है। नवसृजित नगरपालिका पावटा प्रयागपुर में गुरुवार को विभिन्न संगठनों के लोगों ने पावटा तहसील कार्यालय पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर हाथरस प्रकरण के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए नारेबाजी की। और अब खबर बस्सी के तुंगा पंचायत समिति से, जहां पे आज करीब 24 पंचायतों के चुनाव नामांकन दाखिल किए गए थे। इनमें से 3 ग्राम पंचायतों में पालावाला, जाटान, सांबरिया, खजूरिया, ब्राह्मण 3 पंचायतों के चुनाव का बहिष्कार किया है। तीनों ही पंचायतों में सुबह से शाम तक किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। इन पंचायतों के लोगों का कहना है कि हमें पंचायत समिति बस्सी से हटाकर नव गठित पंचायत समिति तुंगा में जोड़ दिया जाए, जिसमें हम जुड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत से करीब 18-20 किलोमीटर दूर है, जबकि बस्सी पंचायत समिति हमारी ग्राम पंचायत से करीब 8 से 10 किलोमीटर है। चुनाव बहिष्कार को लेकर करीब 2 रोज पहले भी बस्सी विधायक लक्ष्मण मीणा ने भी ग्रामीणों से अपील की थी कि चुनाव करें, जिससे कि ग्राम विकास में पिछड़े नहीं, पर ग्राम पंचायत के लोगों में जस के तस है, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अब ग्राम पंचायत के लोगों की मांग है कि उन्हें वापस पंचायत समिति बस्सी से जोड़ा जाए, अन्यथा इन ग्रामीण पंचायतों में चुनाव नहीं होंगे। नमस्कार, अभी हम मौजूद है पंचायत समिति तुंगा की ग्राम पंचायत पालावाला जाटान में। आपको बता दें कि आज पंचायत समिति तुंगा और ग्राम पंचायत की बात करें जाटावान की, तो इसके अंदर जो चुनाव है, पंचायती राज चुनाव, वो आपको बता दूं 24 जो ग्राम पंचायत है उसके अंदर चुनाव होने थे, जिसमें से आज 4 जो ग्राम पंचायत हैं उनके अंदर जो नामांकन दाखिल नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि ब्राला ग्राम पंचायत है, उसके अंदर एक वार्ड पंच का जो नामांकन दाखिल करने की सूचना मिली है, हालांकि अभी तक उसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। और अब खबर जैसलमेर जिले से, जहां पे पिछले कुछ समय से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। सितंबर माह में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 550 के पार पहुंच गया है। ऐसे में अब जरूरत है तो जैसलमेर में ही जांच शुरू करने की, ताकि जल्द से जल्द रिपोर्ट आए और सैंपल के इंतजार में संक्रमण ना फैले। सरकार ने जुलाई माह के अंतिम दिनों में जैसलमेर में RT-PC और लैब स्थापना का निर्णय लिया था। इसके बाद से जैसलमेर प्रशासन के स्तर पर कवायद शुरू हो चुकी है। शहर में गुफर भट्टा स्थित अंबेडकर भवन में इस लैब के लिए चिन्हित कर लिया गया और वर्तमान में इस भवन को लैब के लिए पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। संभावना जताई जा रहा है कि आगामी 1 हफ्ते में लैब जैसलमेर में शुरू हो जाएगी और फिर जैसलमेर में ही कोरोना सैंपल की जांच होगी। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सैंपल देने के बाद में 3 दिन में रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 24 घंटे के भीतर सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी। RT-PC और लैब के लिए जैसलमेर में एक डॉक्टर व एक नर्सिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। ये दोनों जोधपुर से ट्रेनिंग लेकर आ चुके हैं। अब मशीन की स्थापना के साथ ही अन्य नर्सिंग स्टाफ को धीरे धीरे ट्रेनिंग करवाई जाएगी। के सैंपल शाम को लेट बाड़मेर तक पहुंचाए जाते थे, बाड़मेर लैब में जांच होती थी उसकी। तो उसमें क्या होता था, जैसे आज पूरे दिन के सैंपल लिए और लेट रात्रि तक वहां पहुंचते थे, तो फिर उसका प्रोसीजर है जो अगले दिन से कहीं जाके शुरू होता था। और बाड़मेर में उसका खुद का अपना लोड भी रहता है, यहाँ के दोनों के सैंपल जाते थे तो उसमें टाइम लगता है। कोई भी इसमें 2 प्रोसेस के थ्रू करते हैं। पहले जो सैंपल जाते हैं उनको पूरे को पूल बना के 5-5 के ग्रुप में टेस्ट लगाते। तो एक बार टेस्ट जो शुरू होगा, एक प्रक्रिया, उसकी लगभग मिनिमम 8 घंटे उसमें लगते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक टेस्ट प्रक्रिया में। फिर उसके बाद उसका सेग्रीगेशन करके अलग अलग फिर दोबारा वही प्रक्रिया दोबारा से रिपीट की जाती है अलग अलग सैंपल पे। तो 8 और 8 16 घंटे मिनिमम से मिनिमम लगते हैं। फिर उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है, फिर उसकी एंट्री है, सब प्रक्रिया होने में कम से कम मिनिमम, अगर आज का आज सैंपल लेके उसको आज से प्रोसेस करें तो 24 घंटे का समय मिनिमम लगता है सब प्रक्रिया पूरी करने में। इससे यहाँ लैब शुरू होने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे आज का आज सैंपल लिया तो एक तो ट्रांसपोर्ट का समय बचेगा, दूसरा है कि हाथों हाथ उसका सैंपल लग जाने से अगले 24 घंटे के अंतराल में रिपोर्ट मिलना संभव हो सकेगा।
उससे जल्दी रिपोर्ट मिलने से जो पॉजिटिव है उनको अपन अलग जगह आइसोलेट जल्दी कर सकते हैं, तो उसका जो समाज में या कम्युनिटी में ट्रांसमिशन है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है कुछ हद तक। और आरएनए के जो भी वायरस होते हैं, वायरस 2 कैटेगरी में आते हैं, आरएनए और डीएनए वाले। तो जो भी वायरस होते हैं उनकी सबकी अलग अलग मशीन एक ही है, पर उसका जो केमिकल है, टेस्ट प्रोसेसिंग है, किट है, वो अलग अलग आती है। जैसे स्वाइन फ्लू की भी इसी में ही होती है, डेंगू की भी इसी में ही होती है, चिकनगुनिया की भी यही मशीन काम आती है, और कोरोना में भी यही मशीन काम आती है, और अन्य भी कोई भी वायरस की जो भी जांच होती है जिसमें डीएनए और आरएनए के थ्रू जांच होती है, उन सब वायरस की जांच की जा सकती है। बस शर्त ये है कि उसके लिए अलग अलग किट यूज़ होता है, वो किट अवेलेबल होना चाहिए। अभी जो प्राथमिक जो हमें अभी ट्रेनिंग की गई है और हमें जो सामान मिलेगा वो लगभग जहाँ तक है कोरोना के विषय में ही शुरू होगी। पहले 10 घंटे में जांच आने के बाद ये है कि वो जो पॉजिटिव है उनको मालूम हो जाएगा, और उसको अपन यहाँ पे वैसे भी सेपरेट कर रहे हैं। होम आइसोलेशन अभी तक जैसलमेर में होम आइसोलेशन कम कर रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट जो बनाए हुए हैं उसमें सेपरेट कर रहे हैं, तो वो जनरल पब्लिक से उनको अलग जल्दी किया जा सकता है। ये एक फ़ायदा है। फिर भी मेरा ये कहना है कि भले ही टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कोई भी हो, जो भी अगर सिम्टोमेटिक है उनको अपनी पूरी जो प्रक्रिया परहेज है वो रखना है, मास्क, डिस्टेंसिंग ये तो रखना ही है, क्योंकि ऐसे भी काफ़ी केसेस होते हैं जो टेस्ट नहीं करवाते हैं और पॉजिटिव घूमते हैं, उनको खुद को कुछ नहीं होता है पर वो सामने वाले को इन्फेक्ट करने की एक पूरी रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली टेस्ट के हिसाब से ही अपन उसको सेपरेट करना है और बाकी अगर अपन ध्यान नहीं रखेंगे तो भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जनता से यही अपील है कि उनको टेस्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हुआ, कॉन्टैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ हो, अपने को सारी प्रिकॉशन रखनी ही है। और अब खबर भीलवाड़ा जिले से, जहां पे कलेक्ट्रेट कार्यालय पर आज प्रयोगशाला सहायक संघ के बैनर तले संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने सीधी भर्ती 2018 की स्थायी सूची जारी करने और सरकारी चिकित्सक की तरह बीमा भी करवाने की मांग की है। संघ की सदस्य प्रीति शक्तावत ने कहा कि कोविड-19 के समय हम सब एक साथ मिलकर अपना कार्य पूरा कर्तव्य के साथ में कर रहे हैं, मगर फिर भी सरकार हमारी और कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम जान में जोखिम में डालकर कोरोना सैंपल ले रहे हैं और हमारा सरकारी कर्मचारी की तरह बीमा नहीं करवाया गया है। इसके साथ ही 2018 में प्रयोगशाला सहायक की सीधी भर्ती निकाली गई थी, जिसकी स्थायी सूची जल्द से जल्द जारी की जाए। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 2013 से चली आ रही है। उसमें हम लैब टेक्नीशियन जो ठेका कर्मी में लगाए गए हैं, कंधे से कंधे मिला के हम उनका काम कर रहे हैं गवर्नमेंट का। फिर भी 2018 की भर्ती का अभी तक निराकरण नहीं किया गया और नहीं उसका कोई भर्ती को पूर्ण करने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। हमारा तो यही है मांग कि 2018 की भर्ती को पूर्ण किया जाए। गवर्नमेंट कर्मचारी के लाइफ बीमा कर रखा है 50,000 रुपये, और हम ठेका कर्मियों की कुछ भी नहीं है। क्या हम कोविड में काम नहीं कर रहे हैं क्या? हमारी कोई घर गृहस्थी नहीं है क्या? हम 6,000 अल्प वेतन में हम हमारा वो काम करा रहे हैं, घर का खर्चा चला रहे हैं, फिर भी सरकार हमारी तरफ नहीं देख रही है। आज हम 2018 की भर्ती को पूर्ण कराने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी ये मांग को पूरी की जाए। तो वहीं अब खबर जोधपुर के बिराई से, जहाँ पे पंचायत समिति भोपालगढ़ के पंचायती राज चुनाव 2020 के द्वितीय चरण में होंगे पंच एवं वार्ड पंच के चुनाव। साथ ही ग्राम पंचायत बिरानवी में 3 जनप्रतिनिधियों ने अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लोगों को अपने पक्ष में बनाने के लिए घर घर ढाणी ढाणी जाकर चुनाव प्रसार कर रहे हैं। साथ ही लोगों को अपने मुद्दे भी बता रहे हैं। वह किसी तरह गांव का विकास करेंगे तथा मतदाताओं को रिझाने के लिए अनेक तरीके के वादे भी कर रहे हैं। न केवल वादे कर रहे हैं बल्कि उनको निभाने का विश्वास भी दिला रहे हैं। द्वितीय चरण का चुनाव प्रसार कल शाम 5 बजे थम जाएगा, जिसमें प्रतिनिधि पैदल चलकर जनसंपर्क कर पाएंगे। और अब खबर जोधपुर के ओसिया से, जहां पे कोरोना लॉकडाउन के चलते टाले गए पंचायती राज चुनाव के सरगर्मियां फिर से शुरू हो गई है। पंचायती चुनाव 2020 के मद्देनजर सरपंच व वार्ड पंच की नामांकन की वापसी आज गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। बता दें कि ओसिया पंचायत समिति क्षेत्र की कुल 34 ग्राम पंचायतों के लिए सरपंच पद हेतु 236 व 292 वार्ड पंचों के पद हेतु कुल 798 और तीवरी पंचायत समिति के कुल 33 ग्राम पंचायतों के लिए सरपंच पद हेतु 254 व 275 वार्ड पंचों के पद हेतु कुल
736 नामांकन पीआरओ के समक्ष बुधवार को दाखिल किए गए हैं। वहीं नामांकन दाखिल के दौरान उम्मीदवारों द्वारा कोरोना गाइडलाइन व प्रशासन के निर्देश अनुसार मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन किया गया। गौरतलब है कि ओसिया पंचायत समिति में पिछली बार भी 29 ग्राम पंचायतें थी। इस बार हुए परिसीमन में 5 नवसृजित ग्राम पंचायतें बनी हैं, जिस दौरान पंचायत समिति में कुल 34 ग्राम पंचायतों के लिए 34 सरपंच व 292 वार्ड पंचों में चुनाव 10 अक्टूबर को होंगे। और अब खबर रामदेवरा से, जहां पे उत्तर प्रदेश में मनीषा वाल्मीकि के अपराध की आग राजस्थान के रामदेवरा तक पहुंच गई है। वहीं वाल्मीकि समाज के लोगों में गहरा रोष प्रकट करते हुए बताया कि सामूहिक बलात्कार के बाद में पुलिस प्रशासन ने परिवार के साथ में अपराध जैसे रवैया अपनाकर मानवता को शर्मसार कर दिया है। उसको लेकर आज ग्राम पंचायत रामदेवरा में आगे सफाई कर्मचारियों के द्वारा विरोध प्रकट करते हुए रामदेवरा में सफाई व्यवस्था का एक दिन का बहिष्कार किया गया, जिसमें बताया गया है कि मनीषा वाल्मीकि को जल्द से जल्द न्याय मिले ताकि ऐसे अपराध करने वाले लोगों को 100 बार सोचना पड़े। इसी कड़ी में कड़ी सजा दी जाए और साथ ही भारत देश की बेटियों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार देश में देखने को ना मिले, ऐसा भी कोई कानून लागू किया जाए। तो वहीं जोधपुर के तिवरी तहसील में हाथरस यूपी की देश की बेटी के साथ में घटित सामूहिक बलात्कार, हत्या, रीढ़ की हड्डी तोड़ने, जीभ काटने की जघन्य अपराध में शामिल सभी वैशी दरिंदों को तत्काल गिरफ्तार कर मामला फास्ट ट्रैक न्यायालय में विचारण करने वाले फांसी की सजा दिलाने, देश में घटित इस तरीके की जनगणना अपराधों पर अंकुश लगाने, नैतिकता के आधार पर योगी सरकार से त्यागपत्र, राज्य में राष्ट्रपति शासन लाने के बाबत ज्ञापन तहसीलदार को दिया गया। वहीं देश के अंदर पिछले कुछ समय से दलित समुदाय के साथ में उत्पीड़न की घटनाएं बेतहाशा बढ़ रही है। 14 सितंबर 2020 को हाथरस यूपी में देश की बेटी के साथ में घटित सामूहिक बलात्कार, हत्या, गर्दन व रीढ़ की हड्डी तोड़ने, जीभ काटने का जनगणना अपराध घटित हुआ है, जिसकी हम सभी न्याय पसंद से लोग घोर निंदा करते हैं। इस घटना में शामिल सभी वैशी दरिंदों को तत्काल गिरफ्तार करने, मामला फास्ट ट्रैक न्यायालय में विचारण करवाने, सभी मुजरिमों को फांसी की सजा दिलाने, देश में घटित इस तरीके की जनगणना अपराधों पर अंकुश लगाने, नैतिकता के आधार पर योगी सरकार से त्यागपत्र देने, राज्य में राष्ट्रपति शासन लाने की मांग की गई है। दलित व महिलाओं के साथ में बढ़ रही उत्पीड़न की घटनाएं अत्यंत चिंतनीय है। इसी तरीके से अपराधों पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया जाता है तो हम सभी विवश होकर सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। वहीं महामहिम महोदय से उक्त घटना में शामिल सभी वैशी दरिंदों को तत्काल गिरफ्तार करने, सभी मुजरिमों को फांसी की सजा दिलाने, देश में घटित इस तरीके की जनगणना अपराधों पर अंकुश लगाने, नैतिकता के आधार पर योगी सरकार से त्यागपत्र देने, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर कानून का राज कायम करने का श्रम करने से संबंधित बात लिखी गई है। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। अब देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।